हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के इंचार्ज और स्थायी प्रधानाचार्य अक्सर हम लोग ग्राउंड लेवल पर डाटा के कलेक्शन और उनके प्रोसेस के बीच जो समस्याएं आती रहती हैं उनसे हम अक्सर दो चार होते रहते हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा जो सूचनाएं मांगी जाती हैं उसमें और ग्राउंड लेवल पर जो हमारे पास रॉ डाटा होता है उसमें अंतर होता है, और जो डाटा फिर प्रोसेस करके निकलता है वही हमको विभाग को भेजना होता है। तो क्यों ना हम अपने डाटा को किसी एक ऐसे एक्सेल फॉर्मेट पर रखें जिससे हमें जब भी ज़रूरत हो तो विभाग के प्रोफार्मा पर वो हमें डाटा ऑटोमेटिक प्रोसेस होकर के मिल जाए। तो आइए देखते हैं ऐसे ही एक एक्सेल फॉर्मेट को जो सिंपल सा है और जो है अध्यापकों के द्वारा जो विद्यालय में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं को आधार मान करके ग्राउंड लेवल पर बनाया गया है। जैसे एक ये है छोटी सी फाइल है जिसको हमने डाटा गोडाउन नाम दिया है। आप देख लीजिए इसमें रोल नंबर है, इनको आप रोल नंबर क्लास वाइज रोल नंबर है ये रोल नंबर कक्षा 1 का अलग है, ये यहाँ तक है, कक्षा 2 का अलग है, कक्षा 3 का अलग है, कक्षा 4 का अलग है। ऐसे 100 बच्चों का ग्रुप है और उसमें जहाँ तक भी हमारे बच्चे आ रहे हैं उतना हम उनके सामने का रोल नंबर ले लेते हैं। अगर ये बच्चे नए हैं, नया एडमिशन हुआ है, तो इनके नीचे हम इस कॉलम में 1 लिख देंगे, जो बाद में हमें कैलकुलेट होकर नीचे मिल जाएगा। पुराने हैं तो उनके आगे हम 1 लिख देंगे तो ये नीचे कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएगा। तो नए और पुराने बच्चों का हमें डिफरेंस मालूम होता रहेगा। ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है, ये आधार के अकॉर्डिंग है, ये फादर्स नेम है, ये फादर का आधार है, ये इलिटरेट और डेट ऑफ बर्थ फादर, ये अगर आप पहले से ही लिख लेते हैं तो कभी कभी हमारे यहाँ आ जाता है कि कुछ निरक्षर लोगों को पढ़ाने के लिए डाटा तैयार करना होता है, तो वहाँ पर हम इनको तुरंत इंगेज करके और इन पर काम कर सकते हैं। मदर्स नेम, मदर्स का आधार, वो इलिटरेट है कि नहीं ये भी अगर पहले से ही मालूम हो तो हमें बीच में कभी कभी हमसे विभाग कहता है कि आप गांव में जाइए और जो निरक्षर हों तो उनको कुछ लोगों को जो है कलेक्ट करके उनको कुछ एक समूह में उनको शिक्षा दीजिए जिससे वो लिटरेट हो सकें। तो उस समय के लिए डाटा काम आ जाता है। आप उन्हीं गार्जियंस को कम से कम पढ़ा करके और वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। ड्यूरेशन है ये डोमिसाइल इन यूपी, जन्म से ही लगभग सभी जन्म से होते हैं। बैंक नेम है। इसके बाद ये इधर इधर रजिस्ट्रेशन नंबर है, और रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जो नए बच्चे हैं उनका जैसे हम रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तब मिलेगा। और एसआर नंबर है, ये एसआर नंबर भी जब हम अपने प्रवेश पंजिका से उतार के चढ़ाएंगे। ये नए बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे हैं, सब नए हैं, नव प्रवेशित बच्चे हैं, इसलिए अभी इनका एसआर वहाँ रजिस्टर से मिलान करके लिखा नहीं गया है। यहाँ जो पुराने बच्चे हैं उनका सबका एसआर है, उनका सबका एसआर लिखा हुआ है। ये दिनांक है, दिनांक जैसा कि विभाग मांगता है तो अलग अलग कॉलम में दिनांक दिया जाता है, क्योंकि एक ही कॉलम में दिनांक देने से फिर वो डाटा फॉर्मेट अलग अलग होने पर विभाग को दिक्कत होने लगती है, इसलिए अलग अलग कॉलम में मांगा गया है। आधार नंबर स्टूडेंट यहाँ हम लिखेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, विभाग बनवाएगा। एड्रेस यहाँ लिख लेंगे, यहाँ एड्रेस हो गया। पुलिस स्टेशन, आईएफएस कोड, ये आईएफएस कोड यहाँ लिख लेंगे जो हमें गार्जियन के द्वारा अकाउंट नंबर दिया गया है उसका। गार्जियन है, गार्जियन जिसका अकाउंट नंबर में नाम है, और ये नाम ऐसा हो जैसा आधार
में हो, क्योंकि बाद में आधार वेरिफिकेशन में आसानी रहेगी। रिलेशन विद गार्जियन यहाँ हम पहले से ही लिख लेते हैं तो आसानी रहेगी। गार्जियन का ऑक्यूपेशन, जिसका अकाउंट नंबर है उसका ऑक्यूपेशन अर्थात वो क्या करता है। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ये मोबाइल नंबर है, ये गार्जियन का आधार है। गार्जियन का अर्थ यहाँ पर जिसका हमने खाता नंबर लिया है उससे है। सेम फैमिली मेंबर्स, मतलब ये बच्चे इनके सगे भाई बहन या जो उनके संरक्षक हैं, उनके पाल्य या आश्रित और भी हैं विद्यालय में, तो यस लिख देंगे, अन्यथा नो लिख देंगे। इसके बाद कभी कभी डाटा मांग लिया जाता है कि कितने बच्चों के पास आधार है, मतलब मेल, और कितने फीमेल बच्चों के पास आधार है। तो उन बच्चों के सामने आप 1 लिख देंगे, तो लास्ट में वो कैलकुलेट होकर के क्लास वाइज हमको डाटा डैशबोर्ड में प्राप्त हो जाएगा। डैशबोर्ड अभी हम दिखाएंगे आपको। ये आधार फीमेल है, ये आधार मेल है। प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी ये यहाँ हो जाएगा। इसके बाद कन्वर्जन कास्ट की बात आती है। तो कन्वर्जन कास्ट के लिए अगर विद्यालय के वर्किंग डेज में अगर हम बच्चों का अटेंडेंस भरते हैं तो वो अभी हम दिखाएंगे आपको। हमने अटेंडेंस का 12 महीने का एक सत्र का बना रखा है। तो यदि हम उनमें केवल पर्टिकुलर बच्चे का अटेंडेंस भर देते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से कैलकुलेट होकर के कुल कितने दिन वो बच्चा आया है, एक्टिव डेज उसके बच्चे के कितने रहे हैं, उसमें वो गेहूं वाले कितने दिन आया है, राइस वाले कितने दिन आया है, और एक दिन के कन्वर्जन कास्ट का क्या कास्ट है, ये हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है टोटल एक्टिव डेज को, तो वो हमें कन्वर्जन कास्ट मिल जाता है यहाँ। और व्हीट और राइस ये 100 ग्राम या ये जो है मल्टीप्लाई होता है व्हीट डेज और राइस डेज से, तो हमें कुल राइस और कुल व्हीट के वजन मिल जाते हैं और टोटल वजन मिल जाता है। इसको हमको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हम अभी आपको बताएंगे, हमको केवल बच्चे का अटेंडेंस भरना होता है पर्टिकुलर डे में। जिस डेट में हम बच्चे का अटेंडेंस भरना चाहते हैं केवल हम वहाँ 1 लिखेंगे तो हमें कई जगहों पर वो डाटा प्रोसेस होकर के मिल जाएगा। ये है एडमिशन डेट। जैसे हम प्रवेश पंजिका में लिखते हैं कि बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश लिया है, तो यहाँ कक्षा 2 में नीचे देखिए कक्षा 2 के बच्चे हैं, तो ये कक्षा 2 में प्रवेश हो गया। ये कक्षा 3 के बच्चे हैं तो कक्षा 3 में भी प्रवेश है यहाँ। अब इसमें जो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कक्षा 2 में मेरे विद्यालय में प्रवेश लिया था, अब ये कक्षोन्नति होकर के कक्षा 3 में पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से जिस बच्चे ने जिस क्लास में एडमिशन हमारे यहाँ लिया है, उस बच्चे को उस क्लास में ही हमें शुरुआत करनी है एडमिशन की। तो इस तरीके से ये एडमिशन डेट जो है 1 2 3 4 5 पाँचों क्लास की एडमिशन डेट है। जिस बच्चे ने जिस क्लास में एडमिशन लिया हो उसको उसी क्लास के सामने एडमिशन डेट उसकी लिख दी जाएगी, और जैसे जैसे प्रमोट होता रहेगा, जैसे हम प्रवेश पंजिका में बढ़ाते हैं वैसे यहाँ बढ़ाते रहेंगे। तो हमारे पास ये बहुत ही स्थायी एक डाटा हमारे पास उपलब्ध रहेगा, जिसे हम कभी भी देख सकते हैं। प्रीवियस स्कूल आप अवश्य लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़े तब हम बच्चे के माता पिता से, अगर बाय द वे इस समय कोविड के काल में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आ गए हैं जो लगभग उम्मीद है कि वो फिर प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं वहाँ चले जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप प्रीवियस स्कूल ज़रूर उनका लिखवा लीजिए, और बाद में जब आवश्यकता पड़े तो उनसे एक शपथ पत्र ले करके आप उनका नाम अपने यहाँ से काट सकते हैं। तो प्रीवियस स्कूल का भी महत्व है। अगर आप लिखते हैं, देखिए हमारे यहाँ कुछ बच्चे प्रीवियस स्कूल के होम एजुकेशन से, तो जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते थे वो हैं, और कुछ बच्चे जो है देखिए अलग अलग स्कूलों से आए हैं, तो हम उनसे ज़रूरत पड़ने पर एक शपथ पत्र ले लेते कि अब हमारे विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक नहीं है, और अलग उन्होंने नाम लिखा रखा है, तो हमें आसानी हो जाती है। इसके बाद ये क्लास टीचर हैं। ये क्लास टीचर जो आपके यहाँ उस क्लास के लिए पर्टिकुलर हो, उनका मोबाइल नंबर। ये यहाँ हमने बच्चों का नाम फिर से लिख लिया क्योंकि उधर दूर पड़ता था, तो इधर हमने एक बार फिर से लिख लिया है क्योंकि इधर हमें कुछ उनसे संबंधित इधर डाटा और सेट करने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ रह गए, दूरदर्शन, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, प्रेरणा लक्ष्य, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रीड अलोंग, दीक्षा ऐप, दीक्षा आईडी, ईमेल आईडी।
तो इसमें हम पर्टिकुलर बच्चे के सामने अगर 1 लिख देंगे तो ये डाटा कैलकुलेट होकर के दूरदर्शन के कितने बच्चे हैं जो दूरदर्शन देखते हैं उसमें चला जाएगा। स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, प्रेरणा लक्ष्य कितने को लोड हो गया है, रीड अलांग कितने को लोड हो गया है, दीक्षा ऐप को, सबको 1 1 से करना है। 1 का मतलब कि वो संतृप्त हैं। और दीक्षा आईडी यहाँ हम बच्चे की दीक्षा आईडी बना करके यहाँ लिखते रहेंगे और उनका ईमेल आईडी भी लिख लेंगे। तो ये इतना हो गया। इसके बाद फिर हम उनकी लोकेशन लिख लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा है तो इसलिए हमको लोकेशन लिखना पड़ता है। एक ही गांव नहीं है, कम से कम 7 8 गांव के बच्चे आते हैं दूर दूर से, तो उनकी लोकेशन जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बच्चे कभी कभी पहुंच में नहीं होते हैं तो उनके लोकेशन तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, जैसे ये मेल जनरल, फीमेल जनरल, मेल ओबीसी, फीमेल ओबीसी, मेल एससी, फीमेल एससी, मेल एसटी, फीमेल एसटी, मेल माइनॉरिटी, फीमेल माइनॉरिटी। ये वास्तव में उस बच्चे का पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसके लिए ये बनाया गया है। तो जैसे मान लीजिए ये बच्चा जो था ये फीमेल जनरल का था। ये ऊपर जो भी कॉलम्स बने हुए हैं इनका फुल फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो वो फुल फॉर्म हमें यहाँ नीचे हमको मिल जाएगा। ये हमने नीचे सबका बना दिया है। ये इस लास्ट में ये हमें फुल फॉर्म सबका मिल जाएगा, एक उसमें बना रखा है हमने। तो ये फुल फॉर्म जो है यहाँ मिल जाएगा। ये मेल जनरल, फीमेल जनरल, एमजी, एफजी, और मेल ओबीसी, फीमेल ओबीसी, मेल एससी, फीमेल एससी। तो यहाँ इनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है जो हमको आसानी से मिल जाएगा। तो हम इनके सामने लिख दिया हमने 1। अब ये एक तरीके से ये बच्चा फीमेल जनरल है। यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी जनरल, जेंडर फीमेल, क्लास 1। यहाँ से हमें लिखने से ये लाभ हुआ कि लास्ट में जब हम कैटेगरी वाइज नीचे डाटा लेंगे तो हमको कैटेगरी वाइज डाटा कलेक्ट होकर के मिल जाएगा। बिल्कुल सेम यही डाटा हम क्या करेंगे कि हमें चूंकि इस वर्ष ड्रेस का डीबीटी करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, तो हम एक बार ये डाटा बना लेंगे और फिर इस डाटा को कॉपी करके हमने इस पूरे डाटा को यहाँ इस कॉलम में पेस्ट कर लिया है। और फिर उनको कंट्रोल F से, जैसे जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने इस तरीके से बनाया है कि जैसे ये मैंने सब कॉपी कर लिया, ये इतना सेट कॉपी कर लिया और इसको मैंने कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया। अब इसको मैंने यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V पेस्ट। अब आप देखिए कि सेम उसी कैटेगरी का सेम यही चीज़ इधर भी हो गया, लेकिन ये ड्रेस का है और हमें ये चीज़ यहाँ रखनी है कि उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए हमने ड्रेस का पैसा भेजा है कि नहीं भेजा है, अर्थात उसका काम फाइनल कर दिया कि नहीं। हम क्या करेंगे, पहले सभी इसमें दिखाई दे रहा है इस समय कि सभी बच्चों को भेजा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी हम क्या करेंगे कि इनको कंट्रोल ऐसे ही मतलब सेलेक्ट ही रहने देंगे, कंट्रोल F दबाएंगे और इसके बाद रिप्लेस में चले जाएंगे और फाइंड करेंगे 1 और इसके बाद यहाँ 0 लिख देंगे और इसके बाद रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जितनी जगहों पर यहाँ पर इन बच्चों का जिस कैटेगरी के थे उन कैटेगरी की जगहों पर इनका 0 हो गया है। अब हम जैसे जैसे इन बच्चों का भरते जाएंगे वैसे वैसे इनका डाटा इकट्ठा होता जाएगा, अर्थात हम इन बच्चों के मूल कैटेगरी आधारित डाटा को हम एक बार इधर कॉपी कर लेंगे और इसके बाद इनको सेलेक्ट करके 0 कर लेंगे रिप्लेस टूल से और इसके बाद फिर इनको 1 1 करते जाएंगे। तो जैसे जैसे 1 करते जाएंगे तो इनका आंकड़ा भरता जाएगा, जैसे संतृप्त होते जाएंगे वैसे 1 करते जाएंगे। अब हम इधर चलते हैं। इधर हमारे पास क्लास है, रिलीजियन है, APL के हैं तो यहाँ 1 1 लिख देंगे, BPL मेल हैं तो इधर, BPL फीमेल है तो इधर, CWSN अर्थात विकलांग हैं, दिव्यांग हैं तो इधर। ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मान लीजिए कोई बच्चा 2/12/2010 की पैदाइश है तो उसको हम लिखेंगे तो
वो कितने दिन और कितने महीने का है ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। वो 10 वर्ष 7 महीने 26 दिन का हुआ, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अभी अगर नीचे फिर और बढ़ाते जाएं तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक और हमने किया कि कोई बच्चा 20 तारीख 10वां महीना सन 2010 का है, तो अगर हमको इसको निकालना है तो ये भी नीचे होता चला जाएगा। और ऐसे अगर और भी हम आगे नीचे जाते हैं तो हो सकता है कि नीचे अगर आपको फार्मूला ना मिले तो उस फार्मूले को लगाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके और नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा, ये नीचे की तरफ। अब आप इधर जो भी डेट लिखेंगे वो डेट इधर बनती चली जाएगी, ये हट जाएगा। ये अभी चूंकि इधर ब्लैंक है इसलिए ये उसके हिसाब से ये डेट दे रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ इधर। अभी आप इधर इसको कॉपी करेंगे जब, तो ये इस फार्मूले को इधर सही से एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखिए एग्जीक्यूट कर दिया इसने इसको। तो ये एक तरीका है जिससे आप जो है बना सकते हैं एक डेट ऑफ बर्थ और उसकी एज आप मालूम कर सकते हैं इजली। तो ये हो गया। अब इधर हम सेट देखते हैं। सेट का ग्रेड और किस विषय में उसको कितना नंबर मिला है उसको आप यहाँ रख देंगे। इसके बाद हम पहले जैसे हमारे रिजल्ट्स बनते थे उस तरीके से अगर हम देखना चाहें तो ये फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मतलब प्रथम सत्र हिंदी, प्रथम सत्र अंग्रेजी, प्रथम सत्र मैथ और उसका टोटल, हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली टोटल, सेकंड सेमेस्टर मतलब द्वितीय सत्र और द्वितीय सत्र इंग्लिश और द्वितीय फिर मैथ उसका टोटल, फिर ईयरली, फिर विषय, फिर तो इसमें 3 विषय अर्थात एक अच्छा 1 और 2 का है। फिर बाद में इन सब का टोटल और इन सब का टोटल होकर के लास्ट में ग्रैंड टोटल है। तो ये इसका भी नीचे सबसे लास्ट में इनका फुल फॉर्म है। तो ये आंकड़े ऑटो कैलकुलेटेड है। जैसे हमने यहाँ 30 का अगर 31 कर दिया तो इधर के सारे आंकड़े ये सब जो है करेक्टेड हो जाएंगे। तो इनका इन आंकड़ों को बनाने के लिए केवल हमको ये जो गुलाबी हैं हल्के से इनको छोड़ करके बाकी जगहों पर हमें डाटा फीड करना है। तो ये इस तरीके से इनका जो है डाटा फीडिंग करने के बाद हमको इनका रिजल्ट जो है ये इधर के जो आंकड़े भरने हैं एक अच्छा 3 4 5 के आंकड़े, उसमें विषय ज़्यादा होते हैं इसलिए ये आंकड़े यहाँ शुरू होंगे, यहाँ नीचे से जहाँ से कक्षा 3 शुरू होता है। अब हम देखते हैं इस 185 नंबर को हमने ले लिया है इधर, यहाँ ले लिया है, यहाँ ले लिया है। अब ये 185 ग्रैंड टोटल है कक्षा 1 के पहले बच्चे का, तो उसका परसेंटेज बना 61 इसका फार्मूला यहाँ लगा हुआ है। अब ये इसके बाद इसके डिवीजन 61% पर फर्स्ट डिवीजन बन रहा है, इसका फार्मूला ये लगा हुआ है, तो इस फार्मूले से डिवीजन बन रहा है। अब ये कक्षा 1 और 2 का यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा। इसके बाद यहाँ 3 4 5 का यहाँ, अब चूंकि अभी इधर कोई डाटा नहीं इसलिए फेल दिखा रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये कलर टेक्स्ट बुक, कलर वर्क बुक, गिनतारा टेक्स्ट बुक, गिनतारा वर्क बुक, रेनबो टेक्स्ट बुक, रेनबो वर्क बुक, इन्वायरमेंट टेक्स्ट बुक और संस्कृत पीयूषम का टेक्स्ट बुक है। पर्टिकुलर बच्चे को अगर मिला है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, जो जो किताब हमने वितरित की है पुस्तकें वहाँ 1 लिख देंगे। तो इसका हमको डिस्प्ले अभी हम आपको दिखाएंगे वहाँ मिल जाएगा। अब जो हम कन्वर्जन कास्ट के लिए हम आपको बता रहे थे कि वो हमको पर्टिकुलर मंथ में भरना, तो ये अप्रैल से लेकर के 12 महीने का ये बना हुआ है बच्चे का अटेंडेंस भरने के लिए, यहाँ तक बना हुआ है। तो अब हम पहले देखते हैं, देखिए ये पर्टिकुलर पहले बच्चे का ये हमने पहले दिन अटेंडेंस भरा हुआ है, एक दिन और अटेंडेंस अर्थात 2 दिन का अटेंडेंस भर देते हैं। ये जो लाल है ये संडे है या फिर छुट्टियां हैं, इसको हम हर साल अगर हमको बदलना है तो हम देख देख के बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम आगे चल के
2 हमने भर दिया। तो अभी हम देखते हैं इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। पहला प्रभाव तो इसका यहाँ पड़ेगा जहाँ हम कन्वर्जन कास्ट देखते थे। वो कन्वर्जन कास्ट अगर आप देखिए तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर उस बच्चे के खाते में देखिए एक्टिव डेज 2 हुआ, जिसमें गेहूं का 1 दिन था, चावल का 1 दिन था, और इसका जो पूरा कुकिंग कास्ट हुआ ये 2 का 497 से गुणा हो गया, इतना आ गया। राइस 100 ग्राम, व्हीट 100 ग्राम, तो कुल 200 ग्राम उसका अनाज बना। ये तो हो गया उस बच्चे के खाते में कितना अनाज आपको देना है, अगर देना है तो, और नहीं देना है अगर आप भोजन बनवा रहे हैं सामान्य दिनों की तरह, तो ये आप का राशन हो गया। इसके बाद ये जो है आपने जो अटेंडेंस डाला है, इसका प्रभाव और कहाँ पड़ता है। इसका और प्रभाव देखने के लिए आप इधर चले आइए। तो इधर आप देखेंगे कि ये जो आप एमडीएम का रजिस्टर भरते थे, उस एमडीएम के रजिस्टर में ये ऐसे कॉलम थे, जिस ये वाला कॉलम आपको मिलता रहा होगा। ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा बनाया गया है। ये इश्यूड राशन है, अर्थात जितना आवंटित होता है, जितना राशन विद्यालय को आवंटित होता है। जैसे अभी इस महीने में, मान लीजिए अप्रैल में, एक बच्चे ने 2 दिन खाया है, तो ये देखिए राइस का खाया है 100 ग्राम और 100 ग्राम व्हीट का खाया है, और लास्ट बैलेंस माइनस में चल रहा है, क्योंकि हमको अभी ना तो इनिशियल बैलेंस कुछ है हमारे पास, और ना ही हमको कुछ इश्यूड राशन में से कुछ रिसीविंग हुआ है, ना कुछ मिला है। तो हम मान लीजिए कि इश्यूड राशन हुआ था 200 ग्राम, मतलब 0.2 राइस और 0.2 व्हीट, और इसके बाद इनिशियल बैलेंस कुछ नहीं था। मान लीजिए अगर कुछ डालेंगे तो उसका भी इफेक्ट आपको दिखाई देगा, कुछ नहीं था। रिसीव्ड इन मंथ, हमको उस महीने में मान लीजिए कि 0.1 ग्राम हमको चावल मिला और 0.1 ग्राम हमको गेहूं मिला। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमको जितना मिला था हमने उतना खर्च कर दिया, हमारे पास अब लास्ट बैलेंस कुछ नहीं बचा। लेकिन मिला तो था 200 ग्राम, मतलब आवंटित हुआ था। इसका मतलब 100 ग्राम अभी कोटेदार के पास है। तो ये जो कोटेदार के पास है, इसका भी यहाँ देखिए लास्ट में ये जो एक समरी बनाई गई है, ये प्रोसेस होके आ जाती है कि बैलेंस टू कोटेदार 100 ग्राम 100 ग्राम, बैलेंस टू स्कूल 0 टोटल बैलेंस, अर्थात कोटेदार और स्कूल का मिला करके बैलेंस वो 100 ग्राम है। तो यहाँ अगर आप केवल अटेंडेंस डालनी है वहाँ, और इश्यूड राशन डालना है, मतलब आवंटित राशन, इनिशियल बैलेंस केवल एक बार डालना है जब आपने चार्ज लिया है या सत्र के प्रारंभ में। इसके बाद रिसीव्ड इन मंथ केवल आपको डालना है। टोटल आपका जो भी कन्वर्जन कास्ट की प्रोसेसिंग है वो एग्जैक्ट आ जाएगी, आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। ये हो गया कन्वर्जन कास्ट का, नहीं, ये राशन का है, ये राशन का है, ये राशन का है। इसके बाद हम चलते हैं कन्वर्जन कास्ट में। ये राशन का था, ये राशन का हिसाब किताब था। वो केवल एक अटेंडेंस डालने मात्र से ही राशन का पूरा हिसाब किताब आ जाता है। ये कन्वर्जन कास्ट का है। आप देख सकते हैं अगर हमारे पास इनिशियल बैलेंस कुछ नहीं है, रिसीव्ड मनी भी कुछ नहीं आई है, तो हमने खर्च कितना किया, 9 रुपये 94 पैसे, क्योंकि एक बच्चे का 2 दिन का है, तो इतना हो गया। हमारे पास पैसे कुछ नहीं थे और हमने कितना निकाल लिया। पहली बात, पैसे अगर कुछ है नहीं तो आप निकालेंगे कैसे, इसलिए हम यहाँ मान लीजिए हमको मिला हुआ था 10 रुपये, 10 रुपये मिला हुआ था, और हमने निकाल लिया कितना, 10 रुपये इनिशियल बैलेंस था, हमने खर्च किया 9 रुपये 94 पैसे, तो अब निकाला इतना, तो हमको अभी पैसा बचा हुआ है 5 रुपये 3 पैसे बचा हुआ है, और हम कैश इन हैंड माइनस में है। प्लस में होने का मतलब ये है कि विभाग का पैसा हमारे पास है, और माइनस होने का मतलब है कैश इन हैंड कि हमारा पैसा विभाग के पास है, अर्थात अभी हम 4 रुपये 97 पैसे और निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही बच्चे का हमने निकाला है। तो इस तरीके से केवल आपको इनिशियल बैलेंस डालना है, फिर रिसीव्ड मनी, क्योंकि ये वेरिएबल है, विड्रॉल
विड्रॉन अमाउंट केवल ये वेरिएबल डालना है। इसके बाद स्पेंड मनी, लास्ट बैलेंस, और लास्ट में ये प्रोसेस्ड होकर के टोटल जो है ये खुद ब खुद आता रहेगा। तो ये एक मेथड है जिसमें हम केवल एक बार वहाँ अटेंडेंस डालेंगे, फिर इधर अपना वेरिएबल डालेंगे तो पूरा प्रोसेस होके आता रहेगा। ये एसएमसी का है। एसएमसी में अगर हम यहाँ पैसे भरते रहेंगे कि इस मद में हमने इतना खर्च किया, इस मद में हमने इतना खर्च किया, तो ये टोटल हमें बताता रहेगा यहाँ, जिससे हमको जितना भी खर्च करना है। ये देखिए 714 रुपये टोटल हो गया। तो 50,000 के अंदर मान लीजिए अगर हमको खर्च करना है तो हम इससे मालूम करते रहेंगे कि अभी हमारे पास कितना पैसा है, हम कैसे खर्च करेंगे। और चूंकि एक व्यवस्था है तो उससे हम उसको हम एंट्री मारते रहेंगे तो हमें इकट्ठे काम नहीं करना पड़ेगा। ये आय व्यय पंजिका है जिसमें ये एमडीएम का है। इस दिनांक को कितनी राशि प्राप्त हुई, मान लीजिए अभी देखिए सब 00 है, हमको मान लीजिए इतनी राशि प्राप्त हुई। राशि का स्रोत यहाँ आप लिखेंगे, मद किस कार्य हेतु लिखेंगे। अभी आप देखिए ये बैंक में कुल राशि हमारी इतनी हो गई, ठीक। बैंक में पहले से राशि 0 थी, यहाँ भी जो भरेंगे वो ऐड होके यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इधर व्यय का है। अभी हमने कुछ नहीं निकाला है। मान लीजिए कि किसी दिनांक में किसी चेक संख्या के द्वारा आपने 2,000 रुपये निकाल लिए, 2,255 रुपये निकाल लिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो है बैंक में कुल धनराशि ये यहाँ एक इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो टोटल धनराशि बचा हुआ है ये 233 रुपये 77 पैसे, ये आपका कुल योग बचा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि 23,632 में से आपने 255 रुपये निकाल लिया तो 23,377 रुपये बच गया। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर डेट में केवल आपको आय व्यय इसमें एंट्री मारते जाना है, ये कैलकुलेट करके दिखाता रहेगा, तो हमारा तनाव और टाइम दोनों बचेगा। यही सेम प्रक्रिया एसएमसी के खाते के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं आय और व्यय में। अब इसके बाद इसी में हम यहाँ संपत्ति पंजिका भी हमारी है। संपत्ति पंजिका में हम यहाँ लिख सकते हैं जो भी हमारे पास संसाधन है उनको हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके बाद इधर जब हम सर्वे करने जाते हैं तो वहाँ कौन से बच्चे कितनी उम्र के हैं, तो यहाँ हम केवल डीओबी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उसकी एज कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो पुराने बच्चों को जो 14 साल के ऊपर हो चुके हैं उनको हम हटाते जाएं, और फिर नए बच्चों को जो 14 साल के नीचे हैं उनको हम फ़ोन करके अगर उनके घर पर पता कर लेंगे तो हम उनके घर पर जाने से भी थोड़ा बच सकते हैं और हमारा वो काम भी हो सकता है। ये डाटा फिलिंग भी आप कर सकते हैं इजीली, जैसे डाटा आपको मिल जाए। इधर हमारा प्रेरणा साथी रजिस्ट्रेशन जो भी हमने किया है उनका मोबाइल नंबर और उनके खाते में कितने स्टूडेंट हैं उनको हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारे अध्यापकों के लिए एक तरीके से अटेंडेंस शीट है जो जून जुलाई के सत्र से ले करके पूरा 12 महीने का है, और जिसको हम जहाँ भरेंगे तो उसके बाद उसका ये पूरा 1 महीने में वो कितने दिन आया है उसका हमारे पास ये पर्सनल यूज के लिए अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और फिर वो यहाँ पूरे वर्ष में कितना आया है वो डाटा उसका आता रहेगा, आप भर के चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया एंट्री। अब इसका हम कितने तरीके से यूज करेंगे। अब आपको जो है ये पहले हमको अचानक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो डैशबोर्ड में हमको यहाँ दिखाई देगा। डैशबोर्ड में हमको यहाँ दिखाई देगा। इसको हम यहाँ हमें क्या क्या दिखाई देगा, ये देखिए ये डैशबोर्ड है, इसमें हमने अपना नाम लिखा है और अपना फ़ोन नंबर लिखा है। क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ टोटल जो ऊपर हमने एंट्री मारी है हमें उसका प्रोसेस होकर डाटा दिखाई देगा कि दूरदर्शन में किस क्लास के कितने बच्चे दूरदर्शन देखते हैं, स्मार्टफोन किस क्लास के कितने बच्चों के पास है, किस क्लास के कितने बच्चों के पास, तो ये सब आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसी में यहाँ नीचे कलरो टेक्स्ट बुक देखिए 23 बच्चे कुल हमारे पास क्लास 1 में हैं, जिनमें से 0 बच्चों को कलरो टेक्स्ट बुक मिली, अर्थात 23 के 23 बच्चों को टेक्स्ट बुक चाहिए, अर्थात ये मांग पत्र में जाएगा। इसी तरीके से ये जितने ऊपर के आंकड़े हैं आप वहाँ जैसे ही बच्चे का इनरोलमेंट करेंगे
खुद ब खुद ये आंकड़े अपडेट हो जाएंगे, टोटल बच्चों का आंकड़ा खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। आप केवल ऊपर की एंट्री भरेंगे तो ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसको आप कॉपी करके तत्काल पेस्ट करके या स्क्रीनशॉट ले करके और मोबाइल से ही भेज सकते हैं। ये हमारा प्रपत्र बाह है जो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। ड्रेस में हमने कितने बच्चों को किस कैटेगरी में किस क्लास का भेजा है वो यहाँ से मालूम हो जाएगा। ये क्लास 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और ये टोटल है। इसके बाद ये ड्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि मेल ड्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ, फीमेल ड्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ, और टोटल ड्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ यहाँ है, और बच्चे कितने हैं ड्रेस में वो यहाँ है। अभी अभी किसी बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ इसलिए 312 के 312 बच्चे हैं। ये मेल फीमेल प्रपत्र बा है, अर्थात एक्चुअल में हमारे पास कितने बच्चे हैं, इसमें पर क्लास वाइज मेल फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं। ये कैटेगरी वाइज प्रपत्र बा है, अर्थात मेल फीमेल ओबीसी ये सब इस तरीके से ये डाटा पूरा है। कभी कभी जब हमको ड्रेस या डीबीटी डालना होगा तो हमको दूसरे तरीके का डाटा मांगता है, जैसे ऑल फीमेल कितने हैं क्लास वाइज, एससी मेल कितने हैं क्लास वाइज, रेस्ट मेल कितने हैं क्लास वाइज, ऑल मेल फीमेल कितने हैं क्लास वाइज। कभी कभी हमको क्या होता है माइनॉरिटी अलग से नहीं दिखानी पड़ती, इसलिए हम माइनॉरिटी अक्सर ओबीसी में ही जाते हैं, तो उनको ओबीसी में कलेक्ट करके ड्यू डैश भरना होता है, तो हम माइनॉरिटी को ओबीसी में ही कंसीडर करके इसमें भर देते हैं। तो ये भी हमारे पास डाटा, अर्थात ऊपर का जो प्रपत्र बा है उसमें जो माइनॉरिटी है उसको ओबीसी में ही मर्ज करके मेल ओबीसी और फीमेल ओबीसी, ये यहाँ ओबीसी प्लस माइनॉरिटी बराबर ओबीसी है, तो ये हम कर लेते हैं। अब आधार कितने मेल के पास है ये क्लास वाइज है, आधार कितने फीमेल के पास है ये क्लास वाइज है, एपीएल कितने बच्चों के पास है, बीपीएल मेल कितने हैं, बीपीएल फीमेल कितने हैं। तो एक तरीके से ये पूरा डाटा हमको मिल सकता है प्रोसेस्ड हो करके। बस हमको क्या करना है कि यहाँ जो है हमको हर जगह जहाँ भी मांग रहा है जिस तरीके का डाटा, हमको वहाँ केवल 1 भरना है, तो इस तरीके से हमको ये डाटा मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारे पास ऐसा डाटा है जिसको हम इजीली एक बार भर देंगे तो हमको बार बार वो डाटा हमको मिलता रहेगा। अब इसका यूज़ डैशबोर्ड तो एक हो गया कि जो हमको डाटा भेजना है वो क्या हम अपने स्कूल प्रोफाइल बनाने में कैसे करेंगे, स्कूल का जो है कोई किसी बच्चे का आई कार्ड बनाने में इस डाटे का प्रयोग कैसे करेंगे कि एक 10-20 मिनट 25 मिनट के अंदर हम लगभग 300-400 जो भी बच्चे हमारे पास हैं उन सब का आई कार्ड प्रिंट करके निकाल दें, तो वो उसको कैसे करेंगे। और इसके बाद जो है इसी डाटे से हम सारे छात्रों की प्रोफाइल और उनके प्राधिकार पत्र कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये सब मेल मर्ज करके इस एक्सेल फाइल से एमएस वर्ड में मेल मर्ज करके आधे घंटे के अंदर चाहे 400 बच्चे चाहे 800 बच्चे उनका सारा प्राधिकार पत्र फिलअप करके प्रिंट कर सकते हैं, उनका प्रोफाइल सारा प्रिंट कर सकते हैं, उनका जो है कोविड का सहमति पत्र नाम सहित प्रिंट कर सकते हैं, उनका जो है आधार सहमति पत्र नाम सहित प्रिंट कर सकते हैं। उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे, और उसके सारे लिंक सारे फॉर्म्स के लिंक हम आपको इसमें देते रहेंगे। धन्यवाद।